जय नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रैपिड स्टडी में। तो अपनी जो सीरीज़ हमने शुरू की थी एसएससी जीडी 2025 की नवीन सर की जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 की। तो पहला क्वेश्चन ये है कि कथक 3 अलग अलग रूपों में पाया जाता है जिन्हें घराना कहा जाता है, जिनका नाम उन शहरों के नाम पर रखा गया जहां कथक नृत्य परंपरा विकसित हुई थी। ये 3 शहर कौन कौन से हैं? तो एक जयपुर घराना सुना होगा आपने, एक बनारस घराना सुना होगा और लखनऊ घराना सुना होगा। ये 3 जो घराने हैं वो कथक से जुड़े हुए हैं, ठीक है। एक चौथा घराना आता है रायगढ़ घराना, ठीक है, लेकिन ये कथक से जुड़ा हुआ नहीं है। बाकी कथक घराने की बात कर लेते हैं तो कथक से जो जुड़े हुए हैं जयपुर घराने के जो संस्थापक थे, तो आपने मूवी देखी होगी एक भानु प्रताप सिंह, तो उसमें भानु प्रताप सिंह की जय होती है, ठीक है। सूर्यवंशम मूवी है, उसमें भानु जी की क्या होती है? जय होती है। तो जयपुर घराने के कौन है? तो भानु जी जो हैं वो संस्थापक हैं। क्या होता है जयपुर घराने में? इनमें पैरों की हरकत पर ध्यान दिया जाता है। जैसे आपने देखा होगा ना, डांस करते हैं तो पैरों में जो हरकत होती है उसमें, किसमें? जय में। जय कब होगी? जब पैरों की हरकत भानु जी की समझ में आएगी। बनारस घराना ये सबसे पुराना कथक का घराना माना जाता है, ठीक है, जिसके संस्थापक कौन है? जानकी प्रसाद हैं। खई के पान बनारस वाला, जानकी क्या बना के देती हैं? बनारस वाला पान बना के जो है वो देती हैं, ठीक है। और यही सबसे पुराना कथक घराना माना जाता है। इसमें किस पर ध्यान दिया जाता है? तो चेहरे के हाव भाव पर जो है वो ध्यान दिया जाता है। जयपुर में किनके? पैरों की जय होती है। चेहरे से ही तो हम पान खाते हैं ना, और पान कहाँ वाला? बनारस वाला पान। कौन बना रहा है? तो जानकी जी जो है वो बना रही हैं। लखनऊ घराने की बात कर लेते हैं तो ईश्वरी प्रसाद जो है इसके संस्थापक हैं। और ये लखनऊ घराना जो है वो ठुमरी गायन से संबंधित है। इसमें क्या होता है? इसमें आध्यात्मिक पहलू जुड़े हुए होते हैं। किसमें? आध्यात्मिक पहलू जो है इसमें जुड़े हुए होते हैं। रायगढ़ घराने से संबंधित सिर्फ एक चीज़ आती है कि इसके संस्थापक कौन है। तो महाराजा चक्र जो है रायगढ़ घराने के संस्थापक हैं। कथक की बात कर लेते हैं तो कथक जो है वो मुगल परंपरा पर आधारित है। इसको पुनर्जीवित किसने किया था? तो एक पर्सन थी, लेडी लीला सोखे, इनके द्वारा जो है वो कथक को पुनर्जीवित किया गया था। अन्य नाम कौन कौन से हैं कथक के? तो हम नटवरी के नाम से जानते हैं। कथाकारों का नृत्य जो है वो कथक को ही जानते हैं। जितने भी महाराज रूट वर्ड हैं, जैसे सुखदेव, लच्छू, बिरजू, ठीक है, जितने भी महाराज वर्ड आएंगे वो 98% किस में जाएंगे? तो कथक में जाएंगे, ठीक है। प्रेरणा किससे मिलती है? हमें थकना नहीं है, प्रेरणा इसी से तो मिलती है। क्यों? क्योंकि हमें सितारे की तरह चमकना है। किसकी तरह? सितारे की तरह चमकना है। और हमको क्या ग्रहण करनी है? तो सरस्वती जो है वो ग्रहण करनी है। और कहाँ तक जाना है? तो हमें चंद्र तक जो है वो जाना है, और तभी हमारा जो नाम है वो रोशन होगा। क्या होगा? रोशन होगा। सरस्वती को ही हम क्या लगाएंगे? तो वंदना लगाएंगे। क्या लगाएंगे? वंदना जो है वो हम लगाएंगे। क्या? थकना नहीं है, हमें प्रेरणा लेनी है, नाम रोशन करना है, चंद्र तक जाना है, सरस्वती को ग्रहण करना है। कब ग्रहण करना है? जब वंदना लगा देंगे। और किसकी तरह चमकना है? हमको सितारा देवी की तरह जो है वो चमकना है। वाद्य यंत्र क्या होते हैं कथक में? तो घुंघरू जो है, इसमें घुंघरू का उपयोग होता है, और चक्कर का प्रयोग, गोल गोल जो चक्कर है इसमें कथक में इनका प्रयोग किया जाता है। इसको सुनने वाले को क्या कहा जाता है? तो पढ़ंत जो है, कहानी सुनने वाले को कहा जाता है। कथक की जो कहानी है इसको सुनने के लिए उस पर्सन को क्या कहा जाता है? तो पढ़ंत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर के लोक नृत्य कौन कौन से हैं? हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी? उफ तक मत करना, हिफाजत रख रहे हैं ना तुम्हारी हम। तुम कूद कूद कर बार बार पत्थर मार रहे हो हमारे ऊपर, ठीक है। तुम्हारी डमहल मतलब तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हिकात, हिम्मत। और मंद जाल, कौन सा? बार बार तुम हमको जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हो। जम्मू कश्मीर के मान लो कोई सैनिक गया, ठीक है, तो वो कहते मेरी हिम्मत कैसे हुई? उफ मत कर देना, पत्थर मारते हो, हमें तुम्हारी हिफाजत करते हैं, तुम बार बार कूद कर हमें जाल में फंसाने की कोशिश करते हो, ठीक है। तो ये जो है इस तरीके से आपको याद रखना है। मंद जाल, रुफ, हिकात। हिकात को हम किससे रिलेट किया? हमने हिम्मत से रिलेट किया। बाण पाथेर मतलब पत्थर मारते हैं। हाफिजा, हफीजा, हफीजा मतलब हिफाजत रखते हैं। कूद कूद मतलब बार बार कूद कर। उत्तराखंड की बात कर लेते हैं तो छोलिया,
देखो हमने ईया वर्ड जो बताया था, जैसे विदेशिया, ठीक है, ईया वर्ड जो है वो हमने बिहार के लिए बताया था, लेकिन कुछ रूट वर्ड जो हैं वो उत्तराखंड में भी जाते हैं, जैसे हुड़किया, छोलिया, ठीक है, कुमाऊँ, चाचरी, छोपती, घुंघटी, गढ़वाली, ये सभी कहाँ के हैं, ये सभी उत्तराखंड के हैं। तो छोलिया और हुड़किया को याद रखेंगे, ये बिहार में नहीं जाते, ये किस में जाते हैं, उत्तराखंड में जाते हैं, ठीक है। ऐसे याद रख लेते हैं, छोलिया यानी कि छोड़ लिया किसको, बैल को, किसको छोड़ लिया, बैल को छोड़ लिया, हुड़किया बॉल जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। चरुकला नृत्य जो है ये उत्तर प्रदेश का है, और उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में ज़्यादा होता है चरुकला नृत्य, तो ब्रज क्षेत्र में इसको किया जाता है। सेवा कली, वैसे तो कथकली जो है, कली रूट वर्ड हमने किससे बताया था, केरल से बताया था। तो कथकली का अभ्यास जो है इसी का एक पार्ट है सेवा कली, क्या है, कलक कथकली का जो अभ्यास है उसी का एक पार्ट है सेवा कली, और ये कहाँ पर होता है, तो ये केरल में होता है। मध्य प्रदेश, मध्य में तुमने क्या, मध्य में किसके मध्य में, मटकी के मध्य में तुमने जवारे बवाए, क्या, जवारे उगाए, और कैसे उगाए, जिनमें फूल निकलते हैं, और फूल कब निकलते हैं, जब वो चटक के बाहर आ जाते हैं। मध्य में तुमने मटकी के जवारे उगाए, कैसे वाले, फूल वाले, कैसे, जब वो चटक जाएंगे जवारे तभी तो वो फूल निकालेंगे। लावणी, कोली, लेजिम, नक्टा, महानक्टा हो तुम, लेजी हो तुम, काली हो तुम, लावणी हो तुम, ठीक है। तो कैसी, महाराष्ट्र के, तो माँ नकटी हो, माँ लेजिम हो, महाकाली हो, महालावणी हो, ठीक है। ये कहाँ के हैं, महाराष्ट्र के हैं। मणिपुर की क्या है, मणि कैसी होती है, लाई के आकार की जो है वो मणि होती है। थंगटा, थंगावली सुना होगा आपने मूवी में नाम एक, तो थांगटा भी किससे संबंधित है, मणिपुर से संबंधित है। और इसको कोई चुरा ले जाए तो आप क्या करते हो, जागते ही रहते हो, कोई चुरा ना ले जाए मणि को, तो जागोई, थांगटा, ठीक है, और लाई हरोबा, ये सभी कहाँ के हैं, ये सभी मणिपुर के हैं। मेघालय की बात कर लेते हैं, तो मेघा का एक बगला है, क्या है, बंगला है, कैसा है, जिसमें नो क्राई, आप क्राई नहीं कर सकते, ऐसा इसके पास में एक बंगला है। लाहो, लाहो कैसा है, लाहो टाइप का है, कैसा है, लाहो टाइप का एक बंगला है जिसमें आप रो नहीं सकते, ठीक है। किसके पास में है, तो मेघा के पास में है। जूली और गिद्धा ये कहाँ के हैं, ये पंजाब के नृत्य हैं, ये सभी को पता है। जूली शायद आपने कम सुना हो, लेकिन गिद्धा आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा। कालबेलिया, काल बुला लिया राजा के स्थान पे, क्या बुला लिया, काल है जो वो बुला लिया तुमने राजा के स्थान पर, और घूम घूम के तुम पानी मांग रहे हो उससे, क्या मांग रहे हो, पानी मांग रहे हो उससे, किससे, राजा से, राजा के स्थान पर जाकर। तो घूमर और पनिहारी जो है वो राजस्थान के नृत्य हैं। सिक्किम की बात कर लेते हैं, तो सिक्का मांगा तुमने किससे, मम्मी से अपने सिक्का मांगा, किसके लिए, ताशों के लिए, जो ताशी शब्द जो है ताश के लिए, किसके लिए, ताश के लिए तुमने मांगा, तो मम्मी क्या बन गई, सिंगम बन गई, क्या बन गई, सिंधी छम सिंगम बन गई, और तुमको मारा, क्या किया उन्होंने, मारा। तुमने सिक्के मांगे किसके लिए, ताश के लिए, ताश खेलने के लिए गड्डी होती है ना जिसको हम कहते हैं पत्तों वाली गड्डी, ताश खेलने के लिए तुमने पत्ते मांगे, मम्मी बन गई सिंगम, सिंगम बन गई, तो फिर उन्होंने क्या किया, तुम्हें मारा। मारूनी जो है वो भी कहाँ का है, सिक्किम का है। छठ पूजा की बात कर लेते हैं, तो अभी कुछ टाइम पहले जो है वो छठ पूजा हुआ है, इससे संबंधित क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो छठ पूजा जो है वो कहाँ का है, तो छठ पूजा जो है वो बिहार में सबसे ज़्यादा मनाया जाता है। वैसे तो देखो उत्तर प्रदेश में भी मनाया जाता है, लेकिन जो अगर आता है आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है और ऑप्शन में बिहार आता है, तो बिहार को सबसे पहले करना है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये सूर्य देवता को समर्पित होता है। इसमें छठी मैया का, माँ पार्वती का सिक्त रूप होता है छठी मैया का, ठीक है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मनाया जाता है, ये याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कब, एक तो कार्तिक है वो छठ पूजा करने गया, कब, शुक्ल पक्ष की षष्ठी को, षष्ठ मतलब सिक्स्थ, ठीक है, सिक्स को। और ये 4 दिन मनाया जाता है। 4 दिन में पहले दिन तो हम नहाते हैं, ठीक है, दूसरे दिन हम पहले दिन हम नहाते हैं और खाते हैं, दूसरे दिन क्या करते हैं हम, खरना, तीसरे दिन क्या करते हैं, शाम को अर्घ देते हैं, और चौथे दिन क्या करते हैं, सुबह अर्घ जो है वो देते हैं चौथे दिन, ठीक है। छठ गीत की गायिका जिसका हाल ही में निधन हुआ है, याद रखेंगे, छठ गीतों की गायिका जिनका हाल ही में निधन हुआ है कौन है, तो शारदा सिन्हा जो है ये हैं। इन्हें पद्मश्री कब मिला है, तो 1991 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, और पद्म भूषण जो है वो 2018 में इन्हें प्राप्त हुआ है। बिहार के उत्सव अन्य कौन कौन से हैं, तो सामा चकेवा जो कि पक्षी प्रवासी
दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, पक्षी प्रवास, प्रवास का मतलब क्या होता है, जैसे भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं ना 9 जनवरी को, वैसे ही पक्षियों का भी प्रवास होता है। तो जब पक्षियों का प्रवास होता है, वो एक जगह से दूसरे स्थान पर आते हैं बिहार में, तो उसी को बोलते हैं सामा चकेवा, यानी कि जो शाम के टाइम पर ऐसे डिकोड कर सकते हैं, रियलिटी अलग होता है। बिहुला, बिहुला ये कहाँ का है, तो बिहार की बहू है। कह रहा है बहुला, कब ला, शाम के टाइम पे सामा चकेवा। सिर्फ सर हिलाती हुई होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, सर हिलाती हुई होनी चाहिए, और अपनी जाति की होनी चाहिए। जीतिया कैसा, बहुला बिहार की जो सर हिलाने वाली होनी चाहिए, और शाम को लेके आई हो, अपनी ही जाति की होनी चाहिए। तो जीतिया, सरहुला, बिहुला ये सभी कहाँ के हैं, ये सभी बिहार के हैं। इसको याद रखेंगे। सामा चकेवा जो है वो पक्षी प्रवास के लिए मनाया जाता है, और सरहुल को जो है वो आदिवासी नववर्ष के रूप में हम इसको जानते हैं, सरहुल को। ठीक है, सुरबहार से संबंधित कौन कौन से हैं, सुरबहार एक वाद्य यंत्र है, इससे संबंधित है उस्ताद इमरात खां। कौन से, इमरात खां। और अन्नपूर्णा देवी, कौन, अन्नपूर्णा देवी। अच्छा अन्न खाएंगे तभी तो आपके सुरों में बहार आएगी। और इमरात को ऐसे याद रखेंगे, इमारत। ठीक है, अगर आपके सुर अच्छे होंगे तभी तो आपकी इमारत बन पाएगी। तो इमरात खान और अन्नपूर्णा देवी जो है वो किससे संबंधित है, तो सुरबहार से संबंधित है। रोदिए, कौन रोदिए, अलाउद्दीन खान रोदिए। क्यों, क्योंकि इनके बेटे थे अकबर खान। और अकबर खान क्यों रोदिए, क्यों, क्योंकि इनके दो बेटे थे, एक का नाम था आलम खान और दूसरे का नाम था आशीष खान। ये भी सभी किससे संबंधित है, तो सरोद वादक हैं। एक आते हैं अमजद अली खान, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, सरोद सम्राट भी इनको कहा जाता है, अमजद अली खान को। इनके दो बेटे थे, एक का नाम था अयान और दूसरे का नाम था अमान। ठीक है, ये है अयान और ये है अमान अली खान। ठीक है, ये भी किससे संबंधित है, तो ये भी सरोद वादक हैं। ये याद रखेंगे, अलाउद्दीन खान, अलाउद्दीन खान का बेटा अकबर खान, अकबर खान का आशीष खान, आशीष खान और आलम खान। ठीक है, किसके, अलाउद्दीन के अकबर थे, अकबर के आशीष और आलम थे, और अमजद के अयान और अली थे। फुटबॉल मैच की बात कर लेते हैं। तो फुटबॉल मैच जो है वो 19 मिनट का होता है, जिसमें 45 मिनट के दो मैच होते हैं, और इसमें 15 मिनट का जो है वो ब्रेक दिया जाता है। इसको हम अधिकतम सीमा जो है इसकी हम बढ़ा सकते हैं, जैसे 90 मिनट का है, हम कितना और इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, तो 30 मिनट जो है इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं, किसको, फुटबॉल को। ठीक है, फुटबॉल में 30 मिनट तक एक्सटेंड कर सकते हैं। पहला फुटबॉल विश्व कप कब खेला गया था, तो पहला फुटबॉल विश्व कप 1930 में इसको खेला गया था। आयोजन कहाँ पर हुआ था, तो आयोजन जो है वो उरुग्वे में सर्वप्रथम इसको खेला गया था। विश्व फुटबॉल दिवस कब मनाते हैं, तो विश्व फुटबॉल दिवस जो है वो 25 मई को मनाते हैं। कब, 25 मई को। ठीक है, याद रखेंगे विश्व फुटबॉल दिवस। ये क्वेश्चन जो हैं वो ये फुटबॉल दिवस जो है वो इसी साल 2024 में मनाना शुरू हुआ है, इस वजह से इनको याद रखना इम्पोर्टेंट हो जाता है। और हमने आपको एक चीज़ और बताई थी कि जो संविधान हत्या दिवस है वो कब मनाते हैं, तो 25 जन जो है इसको मनाते हैं। ठीक है, यानी 25 जून को इसको मनाया जाता है। स्टार्टअप दिवस आपको बताया था 16 जनवरी को मनाते हैं। इसके अलावा हमने एक चीज़ और आपको बताई थी कि जो फुटबॉल नहीं, ऐसी एक बास्केटबॉल, बास्केटबॉल कब, तो दो में से एक पर्सन ही जो है वो बास्केट डाल सकता है। ठीक है, दिसंबर से डालना याद रखेंगे, और दो में से एक, यानी कि 21 दिसंबर जो है वो बास्केटबॉल से संबंधित है। बास्केटबॉल भी याद रखेंगे और फुटबॉल भी याद रखेंगे। फुटबॉल विश्व कप का आयोजन किसके द्वारा होता है, तो फीफा जो है इसको आयोजन करवाती है। और फीफा की स्थापना कब होती है, तो 1904 में इसकी स्थापना होती है। 1951 और 62 में जो है एशियन गेम्स में इंडिया ने जो है फुटबॉल में गोल्ड मेडल जीता था। कब जीता था, 1951 में और 62 में। 1956 में जो ओलंपिक हुए थे, कहाँ पर, मेलबर्न में, इसमें क्या हुआ था, तो इसमें इंडिया की जो है वो 4th रैंक आई थी। कितनी रैंक आई थी, इंडिया की 4th रैंक आई थी। इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन की स्थापना कब होती है, तो इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन की स्थापना जो है वो 1937 में आती है। और भारत फीफा में शामिल कब होता है, तो भारत जो है फीफा में 1948 में शामिल होता है, जबकि पहला फुटबॉल विश्व कप 1930 में खेला गया था। भारत कब शामिल होता है, 1948 में शामिल होता है।
इसके बाद 1951 में और 1962 में जो है वो इंडिया गोल्ड मेडल जीतती है, ठीक है। फीफा की स्थापना कब होती है? तो 1904 में होती है। इतना ही इसमें याद रखेंगे फुटबॉल से संबंधित। और अभी आपको बताया कि फुटबॉल दिवस कब मनाना है, बास्केटबॉल दिवस कब मनाना है, संविधान हत्या दिवस कब मनाना है, ठीक है, स्टार्टअप दिवस कब मनाना है। तो ये सभी चीज़ें जो है वो आपको याद रखनी है। फुटबॉल का मैदान की बात कर लेते हैं। बताया कि 90 मिनट का होता है, एक्सटेंड 30 मिनट कर सकते हैं। 15 मिनट का अपन को जो ब्रेक टाइम होता है वो दिया जाता है। 45-45 मिनट के दो होते हैं। 45 मिनट खेलेंगे, फिर 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा रेस्ट के लिए, फिर 45 मिनट, यानी कि ओवरऑल जो है वो 90 मिनट का गेम जो है वो खेला जाता है। फुटबॉल के मैदान की बात कर लेते हैं तो 90 से लेकर 120 मीटर तक जो है इसकी लंबाई होती है। और चौड़ाई की बात कर लेते हैं तो 45 से लेकर 91 मीटर जो है इसकी चौड़ाई होती है। इसके बीच में आप रख सकते हैं। फुटबॉल की बॉल का वजन कितना होता है? तो जो फुटबॉल की बॉल होती है इसका वजन जो है वो 396 से लेकर 450 ग्राम, यानी कि 453 ग्राम तक का वेट जो है इसके बीच में होना चाहिए। गोल पोस्ट की लंबाई कितनी होती है? तो गोल पोस्ट की जो लंबाई है, जो बीच में बना होता है, ठीक है, इस तरीके से होता है। और फिर यहाँ पे जो है वो इस तरीके से बना होता है। तो 7.32 मीटर जो है गोल पोस्ट की लंबाई होती है। और ऊंचाई कितनी होती है? तो 8 फीट जो है इसकी ऊंचाई होती है। अब आ जाते हैं पॉलिटी पर। पॉलिटी क्या कहती है कि 15 का पार्ट ए या फिर पार्ट 1 क्या कहता है? तो आर्टिकल 15 जो है वो, आपने एक आयुष्मान खुराना की मूवी देखी होगी, ठीक है, उसमें जो है वो आर्टिकल 15 जिसका नाम है, उस मूवी का नाम है, उसमें क्या होता है? उसमें धर्म, जाति, लिंग और नस्ल के ऊपर ही पूरी मूवी बनी हुई है, ठीक है। भेदभाव होता है उसमें, इस वजह से जो मूवी है उसको बनाया गया है। आर्टिकल 15 का पार्ट 2 क्या कहता है? तो पार्ट 2 ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी दुकान या होटल या रेस्टोरेंट में जा सकता है, ठीक है। यदि उसे कोई रोकता है तो उसके खिलाफ आप आर्टिकल 15 के 2 के तहत आप उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। 15 का दूसरा का बी क्या कहता है? ये तो ए हो गया, 15 का दूसरा का ए। ये 15 का दूसरा का बी क्या होगा? कोई किसी भी सड़क, तालाब, स्नान घाट, सड़क आदि का प्रयोग कर सकता है, ठीक है। बी क्या कहता है? कि किसी भी सड़क का, तालाब का, स्नान घाट का उपयोग कर सकता है। तीसरा क्या कहता है? 15 का तीसरा, राज्य में महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार। क्या है? विशेष प्रावधान करने के अधिकार जो है वो 15 के तीसरे में है। 15 के चौथे में क्या है? राज्य को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति जो है वो देता है, ठीक है। 15 का 4 ये कहता है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? तो मौलिक अधिकार जो है वो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। और इसे ही भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। किसको? भाग 3 को। और मौलिक अधिकार जो है वो भाग 3 में वर्णित हैं। और आर्टिकल की बात कर लेते हैं तो 12 से लेकर 35 तक ये वर्णित है, ठीक है। 35 से लेकर 51 तक क्या है? डीपीएसपी है। 51 ए में क्या है? मौलिक कर्तव्य है। 5 से लेकर 11 तक क्या है? नागरिकता है। 1 से लेकर 4 तक जो है वो क्या है? तो राज्य है, ठीक है। भाग 1, भाग 2, भाग 3 में जो है वो मौलिक अधिकार आते हैं। आर्टिकल 15 मूवी किससे संबंधित है? अभी हमने आपको बताया था कि इसमें पूरा लिंग, जाति और उसी के भेदभाव के तौर पर जो है वो आयुष्मान खुराना की मूवी बनी हुई है। देखना, बहुत अच्छी मूवी है। डायरेक्टर कौन है इसके? तो अनुभव सिंह जो है इसके डायरेक्टर हो जाते हैं। मौलिक अधिकार जो केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। तो 15-16 याद रखेंगे, फिर 19-29-30 याद रखेंगे। कैसे? 15-16, 19-29-30, इन चीज़ों को रखना है। ये सिर्फ अपने लोगों को प्राप्त है। कौन से? 15-16, 19-29-30, ठीक है। आर्टिकल 26 किससे संबंधित है? तो धार्मिक मामलों का जो प्रबंधन करने की स्वतंत्रता है इसमें वर्णित है। आर्टिकल 22 क्या कहता है? कुछ मामलों में गिरफ्तारी और कैद के विरुद्ध संरक्षण, जिसको हम सिंपल भाषा में बोलें तो गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण जो है डायरेक्टली यही आता है, ठीक है। गिरफ्तारी से विरुद्ध संरक्षण जो है वो किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 22 में है। आर्टिकल 16 क्या कहता है? कि सार्वजनिक रोजगार में मामलों में समानता। जैसे कि अपन को
अभी जो यूपी पुलिस की वैकेंसी आई थी उसमें सार्वजनिक रोजगार के मामलों में समानता दिखाई गई थी। वो तो किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 16 के तहत। आर्टिकल 21 क्या कहता है कि जीवन और निजी स्वतंत्रता का जो संरक्षण है वो आर्टिकल 21 में है। ठीक है, निजी स्वतंत्रता का संरक्षण का मतलब है कि आप अगर 18+ हो चुके हैं तो आप अपनी इच्छा से जो है वो कहीं भी आ जा सकते हैं या अपनी गर्लफ्रेंड या फिर कुछ भी बना सकते हैं, तो उसमें कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। आर्टिकल 19 क्या कहता है? एक आपने ट्रिक सुनी होगी, बोस संघ आवागमन बस व्यापार। क्या? बोस संघ आवागमन बस व्यापार। इसमें हमने आपको 6 आर्टिकल बताए थे, 6 आर्टिकल हैं जिसमें F जो आर्टिकल है इसको हटा दिया गया है। और ये किससे संबंधित था? तो ये संपत्ति से संबंधित था, जिसको 44वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत आर्टिकल 300A में कानूनी अधिकार में इसको जोड़ दिया गया है। ठीक है, कानूनी अधिकार को ही विधिक अधिकार के रूप में हम जानते हैं, यानी कि दोनों एक ही चीज़ है। जैसे एक पर्सन के 2 नाम होते हैं वैसे ही इसके 2 नाम हैं। तो बोस का मतलब क्या होता है? बो मतलब बोलने की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। सा मतलब शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। संघ मतलब संघ बनाने की स्वतंत्रता। आवागमन का मतलब है देश में आप कहीं भी आ जा सकते हैं। ई का मतलब क्या होता है? बस का मतलब क्या होता है? आप देश में कहीं भी बस सकते हैं। पहले जो है आर्टिकल 370 के तहत जो है वो आप जम्मू कश्मीर में नहीं बस सकते थे, लेकिन अब जो है वो उसको हटा दिया गया है, तो आप जम्मू कश्मीर में भी जगह ले सकते हैं। व्यापार का मतलब है अब आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, और 19F आपको बता चुके हैं, पहले संपत्ति का अधिकार था, इसको हटा दिया गया है। आर्टिकल 17 क्या कहता है? तो आर्टिकल 17 जो है वो अस्पृश्यता का अंत करता है, जिसको हम छुआछूत कहते हैं। ठीक है, अस्पृश्यता का मतलब अंत। आर्टिकल 18 क्या कहता है? उपाधियों का अंत। उपाधियों का मतलब जैसे पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दे दी गई थी। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस को जो है वो नेताजी की उपाधि दे दी गई थी। तो अब जो ये उपाधियां हैं वो किसी को नहीं दी जाएंगी। आर्टिकल 20 और 21 क्या कहता है? तो आर्टिकल 20 और 21 ये कहता है कि आपातकाल में भी आपके कुछ जो आर्टिकल हैं वो खत्म नहीं किए जाएंगे। आपातकाल में भी आपके जो आर्टिकल हैं 20 और 21 इनको खत्म नहीं किया जाएगा। वास्तविक गुम्मद और मेहराब वाली पहली संरचना सुल्तान बलबन के मकबरे में पाई जाती है। ये कहाँ पर बनी हुई है? कौन सी? गुम्मद और मेहराब वाली पहली संरचना सुल्तान बलबन के मकबरे में पाई गई थी। तो ये कहाँ पर है? तो ये महरौली नई दिल्ली में स्थित है। भारत का पहला मकबरा कौन सा है? तो भारत का पहला मकबरा जो है वो सुल्तानगढ़ी का मकबरा है, जो कि इल्तुतमिश के द्वारा बनवाया गया था। अपने बड़े बेटे महमूद की याद में इसने ये बनवाया था। कौन सा? सुल्तानगढ़ी का मकबरा किसने बनवाया था? तो इल्तुतमिश ने बनवाया था। ठीक है, किसकी याद में? तो महमूद की याद में, और इसका ये बड़ा बेटा था। मकबरा शैली के जनक किसको कहा जाता है? तो मकबरा शैली के जनक जो है वो इल्तुतमिश को कहा जाता है। भारत का पहला उद्यान मकबरा कौन सा है? तो भारत का जो पहला उद्यान मकबरा है वो हुमायूं का मकबरा है। कौन सा है? हुमायूं का मकबरा है, जिसको 1993 में यूनेस्को साइट में शामिल किया गया था। और ये किसके द्वारा बनाया गया था? तो हमीदा बानो बेगम के द्वारा इसको बनाया गया था। किसको? हुमायूं के मकबरे को, जो कि पहला उद्यान मकबरा था। बलबन को दिल्ली की नासरुद्दीन महमूद शाह के शासनकाल में वास्तविक शक्ति प्राप्त थी। बलबन की बात कर लेते हैं। तो बलबन की जो हाइट थी वो काफ़ी छोटी थी, लेकिन ये बहुत क्रूर किस्म का इंसान था। क्यों था? इसने क्या क्या नीतियाँ अपनाई? सबसे पहले तो इसके कार्यकाल की बात कर लेते हैं। 1265 से लेकर 1287 जो है इसका कार्यकाल रहता है। कब? 65 से लेकर 87 तक। इसने क्या अपनाया था? लोह एवं रक्त की नीति अपनाई थी, जो कि बहुत खतरनाक थी। सिजदा का मतलब था ये दिख जाए तो अपनी कमर झुका लो। ठीक है, पापोस का मतलब क्या था? इसके पैरों को चूमना। तो इसके द्वारा जो है वो दोनों ये सिजदा और पापोस चलाए गए थे बलबन के द्वारा। गैर इस्लामिक प्रथा से इसने नवरोज उत्सव का प्रयोग, मतलब नवरोज उत्सव इसने मनाना शुरू किया था। ठीक है, 1269 से लेकर 1285 तक जो है वो मंगोल आक्रमण होते हैं इसी के कार्यकाल में। बंगाल विद्रोह होता है तो किसके? तुगरुल खान के द्वारा, जो कि 1279 में होता है बंगाल विद्रोह।
नासरुद्दीन शाह की बात कर लेते हैं तो 1246 से लेकर 1266 तक नासरुद्दीन शाह का कार्यकाल चलता है। ये कौन था? तो ये था बलबन का दामाद। कौन था? बलबन का दामाद था, जो कि अपना खर्चा जो है वो टोपी सीकर चलाता था। कैसे चलाता था? टोपी को सी कर चलाता था। सल्तनत का औरंगजेब इसको कहा गया था। बंगाल बलबन को नायाब ए मुमलिकात बनाया। किसको? बलबन को नायाब ए मुमलिकात बनाया। बलबन के उपनाम क्या थे? तो उसको उलूग खां के नाम से हम जानते थे। और ये उपाधि उलूग खां की किसने दी थी? तो नासरुद्दीन महमूद ने इसको उपाधि दी थी, जो कि इसका दामाद था। ठीक है, जो कि टोपी सिलकर अपना गुजारा चलाता था। जिले इलाही धर्म के नाम से इसको जानते थे। जिले इलाही धर्म का मतलब क्या था? तो ईश्वर की छाया। क्या? अपने आप को बलबन जो है वो ईश्वर की छाया मानता था। और बलबन था कौन? तो इल्तुतमिश का ये गुलाम था। ठीक है, वैसे तो इल्तुतमिश के बाद में रजिया सुल्तान आती हैं। ठीक है, लेकिन ये जो है बलबन इल्तुतमिश का जो है ये गुलाम था। सेकंड दूसरा जो है वो इलवरी वंश का संस्थापक था। वास्तविक वास्तविक नाम क्या था बलबन का? तो बहाउद्दीन जो नाम है बलबन का वास्तविक नाम था। कौन सा? बहाउद्दीन। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी ने किलोखरी, जो कि नई दिल्ली में स्थित है, को अपनी राजधानी बनाया था। किसने? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। खिलजी वंश की बात कर लेते हैं तो 1290 से लेकर 1320 जो है खिलजी वंश चलता है, जो कि सबसे छोटा कार्यकाल इस वंश का रहता है, जिसमें जलालुद्दीन खिलजी आते हैं। फिर अलाउद्दीन खिलजी जो है वो अपने चाचा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को मार देते हैं और अपनी गद्दी पर बैठ जाते हैं। कब? 1296 से लेकर 1316 तक जो है वह अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल चलता है। जलालुद्दीन खिलजी की बात कर लेते हैं तो शाइस्ता खां का टाइटल गुलाम वंश के शासक कैकुबाद ने इसको दिया था। हत्या कौन करता है? अलाउद्दीन इसकी हत्या कर देता है, अभी हमने आपको बताया। और 1296 में इस अपनी गद्दी हत्या लेता है। ठीक है, कब? फिर क्या करता है? ये देवगिरी पर आक्रमण करता है। कहाँ पर? देवगिरी पर। और देवगिरी के शासक कौन थे उस टाइम पर? तो रामचंद्र देव जो है उस टाइम पर शासक थे और इनको ये हरा देता है। ठीक है, कौन? अलाउद्दीन खिलजी। आप पद्मावत मूवी देख लेना, आपको एक बार में ही सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ट्राइटन नेपच्यून का सबसे बड़ा चंद्रमा है। किसका? नेपच्यून का। ठीक है, कौन सा? ट्राइटन। एक है टाइटन, दूसरा है ट्राइटन। ट्राई में नेपच्यून आता है। ठीक है, और टाइटन में क्या आता है? शनि। शनि मतलब सैटर्न बोलते हैं जिसको। टाइटेनियम किसका होता है? तो यूरेनस, यानी जिसको हम यूरेनस के नाम से जानते हैं। सर्वाधिक उपग्रह किसके हैं? तो सर्वाधिक उपग्रह शनि के हैं, जिसके कितने हैं? 146 उपग्रह हैं। जुपिटर की बात कर लेते हैं तो जुपिटर किसको बोलते हैं? बृहस्पति को बोलते हैं। और बृहस्पति के कितने हैं? तो 92 हैं। ऐसे कितने दो उपग्रह हैं जिनकी एक भी उपग्रह नहीं है, सॉरी, जिनके एक भी उपग्रह नहीं है? ऐसे कितने ग्रह हैं? तो दो हैं, एक है बुध, दूसरे हैं शुक्र। मंगल के कितने हैं? तो डिवोस तथा फीमोस दो इसके उपग्रह माने जाते हैं। नेपच्यून की बात कर लेते हैं तो हल्का नीला रंग होता है। इसकी खोज किसके द्वारा की जाती है? तो विलियम हार्वे के द्वारा इसकी खोज की जाती है, जो कि सबसे दूर है। कौन सा? नेपच्यून। ठीक है, अगर बात करें किसकी, एक ट्रिक याद रखेंगे, बुसुप्रमो, बुसुप्रम, ब्रस अब, ब्रस अब। ठीक है, ये सबसे दूर है वरुण। फिर अरुण, इसके आगे शनि, बृहस्पति, मंगल, पृथ्वी, शुक्र, बुध। पृथ्वी की बहन किसको कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। अगर सबसे गर्म ग्रह की बात कर लेते हैं तो वो कौन सा है? शुक्र है। बुध क्यों नहीं है? क्योंकि बुध छोटा है। ठीक है, इस वजह से, और शुक्र जो है वो बड़ा है, इसीलिए जो गर्म ग्रह माना जाता है वो शुक्र को माना जाता है। इसको क्या किस नाम से जानते हैं? तो आंतरिक ग्रह के नाम से जानते हैं इन चार को। ठीक है, बुसुप्रम को। और बाहरी ग्रह के नाम से किसको जानते हैं? ये ब्रस अब। किसको? ब्रस अब को जो है वो बाहरी ग्रह के नाम से जानते हैं। और आंतरिक ग्रह और बाहरी ग्रह के बीच में कौन सी पट्टी होती है? तो उसको हम क्षुद्र ग्रह पट्टी के नाम से जानते हैं। क्षुद्र ग्रह पट्टी जो है वो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में है। ठीक है, अभी बताया बुसु सॉरी ब्रस अब, सॉरी
एक मिनट रुकना, बूसु प्रामो यानी कि मंगल और बृहस्पति ब्रस अब, ठीक है, ये लास्ट में जो कि बाह्य ग्रह के रूप में हम इसको जानते हैं। मुंबई बंदरगाह कैसा बंदरगाह है? तो एक खुला समुद्री बंदरगाह मुंबई बंदरगाह को जानते हैं। दूसरा सबसे बड़ा जो है वो चेन्नई का बंदरगाह माना जाता है। और गहरा कौन सा है? तो विशाखापट्टनम वाला जो है वो सबसे गहरा बंदरगाह माना जाता है। भारत का पहला निगमीकृत, जिसको हम कॉरपोरेट कहते हैं, बंदरगाह कौन सा है? तो एन्नोर और तूतीकोरन आपने सुने होंगे, दो बंदरगाह, ठीक है। तो इन दोनों में जो एन्नोर है तमिलनाडु वाला, ये निगमीकृत बंदरगाह माना जाता है। सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह किसको माना जाता है? तो नहावा सेहा को जो है इसको माना जाता है। और ये कहाँ पर है नहावा सेहा? तो ये मुंबई में स्थित है। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से लेकर 1990 तक चलती है, जिसमें भोजन, कार्य और उत्पादकता का नारा दिया गया था। कब? 7वीं पंचवर्षीय योजना में भोजन, कार्य और उत्पादकता का जो नारा है वो दिया गया था। पंचवर्षीय योजना कहाँ से ली गई है? तो पंचवर्षीय योजना जो है वो रसिया के संविधान से ली गई है। और पंचवर्षीय योजना जो है इसकी शुरुआत 1951 से लेकर 1956 तक होती है। न्याय और समानता के साथ विकास जो है वे कौन सी पंचवर्षीय योजना में ये बात बोली गई थी? तो 9वीं पंचवर्षीय योजना में जो है वो न्याय और समानता के साथ विकास की बात बोली गई थी। पहली पंचवर्षीय योजना आपको हम बता चुके हैं, ऐसे याद रखेंगे, हेरोल्ड। रोड का मतलब रोड पर, महा गडगिल का मतलब गड्ढे, तो रोड पर महा गड्ढे, ठीक है, किसकी? अशोक की रोड पर। क्या है? डीपी धर, क्योंकि डीपी धरी गई है, ठीक है। तो ऐसे इस तरीके से जो है वो आप याद कर सकते हैं, आप अपना तरीका कुछ भी बना सकते हैं। 3 हो जाती हैं, फिर 3 साल का गैप होता है, फिर 2 हो जाती हैं, फिर 2 साल का गैप होता है, फिर 2 हो जाती हैं, फिर 2 साल का गैप होता है, और फिर कंटिन्यू जो है वो 5-5 साल तक चलती है। फिर पंचवर्षीय योजना को जो है वो नीति आयोग में बदल दिया जाता है, जिसको हम योजना आयोग के रूप में भी जानते हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो कि 1961 से 1966 तक चलती है, उसको अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण इसको प्रभावित किया गया था। किसको? क्यों किया गया था? क्योंकि जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है इसी में चाइना के साथ में 1962 यानी कि 1962 में बार होती है, और 1965 में जो है वो पाकिस्तान के साथ में अपना युद्ध होता है। जब चाइना के साथ में युद्ध हो रहा था उस समय रक्षा मंत्री कौन थे? तो वीके कृष्णा मेनन थे। और जब पाकिस्तान के साथ में अपना युद्ध हो रहा था 1965 में, तो रक्षा मंत्री कौन थे? तो वाई चलहाड़ जो है रक्षा मंत्री थे। पाकिस्तान और भारत के बीच कितने युद्ध होते हैं? तो 4 युद्ध होते हैं। पहला होता है 1948 में, जिसमें जो परमवीर चक्र विजेता, जिनको हम मेजर सोमनाथ शर्मा के नाम से जानते हैं, ठीक है। दूसरा होता है 1965 में, अभी बताया, रक्षा मंत्री वाई चल्हाड़ थे, ठीक है। तीसरी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। फिर आती है 1971 में, फिर 1999 जो में, जिसे हम कारगिल वॉर के नाम से जानते हैं। मायोपिया क्या होता है और हाइपर क्या होता है? देखो, मायोपिया मतलब पास की चीज़ ना दिखाई देना, ठीक है, यानी कि निकट दृष्टि दोष होना। और हाइपर मतलब हाई यानी कि दूर, हाई मतलब होता है क्या? दूर। तो दूर दृष्टि रोग यानी कि दूर की चीज़ जो है वो स्पष्ट रूप से ना दिखाई देना। और पास, देखो, दूर दृष्टि दोष है तो दूर की चीज़ सही नहीं दिखाई देगी, और निकट दृष्टि दोष है तो निकट की चीज़ जो है वो स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देगी। अगर निकट दृष्टि दोष है तो आपको अवतल लेंस मतलब अवतल लेंस जो है इसमें उपयोग किया जाता है, जिसको हम अपसारी लेंस के नाम से भी जानते हैं, और इंग्लिश में हम इसको कॉन्क्लेव के नाम से जानते हैं। क्या होता है कि पास में इसमें साफ दिखाई देता है और दूर में इसमें धुंधला दिखाई देता है निकट दृष्टि दोष में, ठीक है। निकट दृष्टि दोष में जो है वो पास की चीज़ तो साफ दिखाई देगी, लेकिन दूर की चीज़ जो है वो धुंधली दिखाई देगी। और मतलब दूर दृष्टि दोष में क्या है कि दूर की चीज़ जो है वो स्पष्ट दिखाई देगी, और पास की चीज़ जो है वो स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। नेत्र गोलक जो है इसमें बढ़ जाता है। क्या होता है? निकट दृष्टि दोष है तो इसमें नेत्र गोलक जो है वो बढ़ जाता है, यानी कि इमेज जो है वो रेटिना के आगे बनती है। क्या होती है? इमेज जो है वो रेटिना के आगे बनती है। सेम टू सेम इसी में क्या है, इसमें गोलक घट जाता है, ठीक है। निकट की चीज़ धुंधली हो जाती है, दूर की चीज़ जो है वो साफ हो जाती है। कॉन्वेक्स जो है जिसको हम उत्तल लेंस के रूप में जानते हैं, और हिंदी और इंग्लिश में जो है
वो अभिसारी लेंस का इसमें प्रयोग किया जाता है दूरदृष्टि देश में। इसमें क्या होता है, जो इमेज है वो रेटिना के पीछे बनती है, किसमें, हाइपरमायोपिया में, ठीक है। जरा दृष्टि दोष क्या होता है, जिसको हम बायोफोकल लेंस का उपयोग करते हैं जरा दूर दृष्टि दोष में, किसका, बायोफोकल लेंस को। और इसका उपयोग, उसका आविष्कार किसने किया था बायोफोकल लेंस का, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसका आविष्कार किया था। पावर ऑफ लेंस किसमें मापते हैं, यानी कि लेंस की क्षमता हम किसमें मापते हैं, तो डायोप्टर में जो है इसको हम मापते हैं, ठीक है। पी बराबर क्या होता है, 1/f, यानी कि पावर क्या होता है, पावर बराबर 1/, फोकस दूरी, ठीक है। पावर को और किससे मापते हैं, तो वाट से हम इसको मापते हैं। वर्क यानी कि कार्य की इकाई क्या होती है, जूल होती है। ज्योति तीव्रता, जिसको हम ल्यूमिनस इंटेंसिटी बोलते हैं, इसको हम किससे मापते हैं, ज्योति तीव्रता को, तो ज्योति तीव्रता को हम कैंडेला से मापते हैं, ठीक है। इंग्लिश में लिखा है, अगर आपको हिंदी में लिखना है तो लिख लेना अपने अकॉर्डिंग। नारियल का तेल कैसा होता है, जो नारियल का तेल होता है उसमें लॉरिक एसिड होता है। सरसों के तेल में क्या होता है, तो इसमें इरूसिक एसिड होता है। पालक और टमाटर में क्या होता है, तो ऑक्जेलिक एसिड होता है। दूध, दही, इनमें क्या होता है, तो लैक्टिक एसिड होता है। जैतून का तेल, जिसको हम ऑलिव का तेल कहते हैं, उसमें क्या होता है, तो ऑलिव एसिड होता है, ऑलिक एसिड, ठीक है। घास में क्या होता है, तो वेंजोइक एसिड घास में होता है। गोभी, गेहूं में क्या होता है, तो ग्लूटोमिक एसिड होता है, क्या होता है, ग्लूटोमिक एसिड होता है। प्याज और लहसुन में क्या होता है, तो एलिसिन एसिड जो है प्याज और लहसुन में होता है। आंसू में क्या होता है, तो सियालिक एसिड जो है वो आंसुओं में होता है। चाय एवं स्याही में कौन सी एसिड होती है, तो टैनिक एसिड जो है इनमें पाया जाता है। चींटी एवं मधुमक्खियों की बात कर लेते हैं, तो फॉर्मिक एंड मेथनोइक एसिड जो है इन दोनों में पाया जाता है। वैसे फॉर्मिक एसिड जो है वो नॉर्मली आपको एग्जाम में मिल जाता है। सिरका में क्या होता है, तो एसिटिक एसिड जो है वो सिरका में पाया जाता है। पीएच मान की खोज किसने की थी, तो सोरेनसन जो है इनकी द्वारा पीएच मान की खोज की गई थी। कोस्का की बात कर लेते हैं, तो कोस्का की खोज जो है वो सन 1665 में रॉबर्ट हुक के द्वारा जो है कोस्का की खोज की गई थी, और कोस्का के अध्ययन को साइटोलॉजी के नाम से जानते हैं। लाइव सेल की बात कर लेते हैं, तो लाइव सेल की खोज जो है वो ल्यूवन हॉक के द्वारा 1974 में की गई थी, जिसको हम जीवित कोशिका के रूप में जानते हैं, ठीक है। किसके नाम से, जीवित कोशिका की खोज जो है वो सन 1974 में ल्यूबिन हॉक के द्वारा की गई थी। सबसे छोटी सेल कौन सी होती है, तो माइकोप्लाज्मा जो है वो सबसे छोटी सेल होती है। और सबसे बड़ी सेल जो है वो किसकी होती है, सो शुतुरमुर्ग के अंडे की सबसे बड़ी सेल होती है। ह्यूमन बॉडी में सबसे छोटी सेल कौन सी होती है, सो शुक्राणु जो है वो छोटी सेल होती है। और बड़ी सेल जो है वो किसको बोलते हैं, तो अंडाणु को बोलते हैं, ठीक है। सबसे लंबी कौन सी होती है, तो सबसे लंबी जो ह्यूमन बॉडी में होती है सेल उसको बोलते हैं हम तंत्रिका तंत्र, ठीक है, जिसको हम तंत्रिका कोशिका के नाम से जानते हैं। और जो कि कहाँ की होती है, तो नर्वस सिस्टम की होती है। कोशिका का पावर हाउस किसको कहा जाता है, तो कोशिका का पावर हाउस जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। इसकी पीडीएफ जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। धीरे धीरे ही आपको जो है ये चीज़ें कवर कर लेनी है, और नायक सीरीज़ को भी जो है वो हम उसको भी कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि जो प्रैक्टिस सेट है वही हेर फेर आकर क्वेश्चंस वही रिपीट होते रहते हैं। तो बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय। एंड आपको एसएससी जीडी के लिए मिनी मॉक टेस्ट जो डाले जा रहे हैं उन पर विशेषकर ध्यान देना है। बाकी मिलते अपना टाइम मैनेजमेंट करने के लिए। बाकी जय हिंद, नमस्कार।